ब्लैक बोर्ड बेटा इसलिए क्योंकि पता नहीं मार्कर जो है वो चल नहीं रहे ढंग से। क्या? ओके ठीक है। सो कल हम लोगों ने फर्टिलाइजेशंस जो है वो कंप्लीट करी थी, ठीक है। और अब जो है हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल जो है हमने क्या कर लिया था, इवेंट्स कर लिए थे फर्टिलाइजेशन में, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स जो है वो पढ़े थे। फर्टिलाइजेशन में हमने बोला था फर्स्ट स्टेप जो था दैट इज दी कि अराइवल ऑफ द ओवम। सबसे पहले ओवम जो है उसको कहाँ पहुंचना होगा, एम्पुला इस्टमस जंक्शन तक जो है वो पहुंचना होगा। ठीक है, सो वो पॉपुलेशंस के बाद जो है अगर स्पर्म आता है तो उसके लिए जो है ओवम को रेडी करना पड़ेगा, अपने आप को एम्पुला इस्टमस जंक्शन तक जो पहुंचना होगा। ठीक है, इंसेमिनेशंस के थ्रू जो है 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो एक सिंगल इजैकुलेशन के थ्रू आते हैं, बट आउट ऑफ दैट ओनली फ्यू थाउजेंड, 80,000 to 60,000 तक बहुत सी बुक्स में मेंशन कर रखा है। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपको? ठीक है, तो जो है वो कहाँ पर जो स्पर्म्स जो है वो सर्विक्स का जो रीजन है, ठीक है, वहां पर जो है स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई कि पहले ओवम आ जाए एम्पुला इस्टिमस जंक्शन तक, फिर स्पर्म आ जाए एम्पुला इस्टिमस सॉरी सर्विक्स के रीजन तक। उसके बाद मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स जो है वो डिसाइड होती है, तो उसमें हेल्प करती है हमारी जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है या फेलोपियन ट्यूब की कंस्ट्रक्शंस है, वो जो है स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है प्राइमरली। लेटर ऑन जो स्पर्म काम करता है वो अपने आप जो है वो मोबाइल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन की साइड मतलब एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक पहुंचने के लिए कम से कम जो है कितने आवर्स ले लेता है, 5 to 6 आवर ले लेता है, और वहां पर 24 आवर्स तक जो है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि नेक्स्ट स्टेप्स जो है दैट इज द कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, सो कैपेसिटेशन क्या हुई, जो एक्टिविटी या फिर एबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स टू फर्टिलाइज अ egg is known as its a capacitation, which is bring about by the secretion of female genital tract। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है उसमें जो सिक्रेशन होती है वो स्पर्म को कैपेसिटेशन के लिए कैपेबल करती है, ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके, सेकेंडरी ओवोसाइट को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, अब करती क्या है, जो जेनिटल ट्रैक्ट में जो सब्सटेंसेस ये सिक्रीशन जो होती है वो क्या करती है, वो जो स्पर्म के ऊपर डिपोजिशन प्रेजेंट है, जो भी कोटिंग प्रेजेंट है उसको रिमूव करती है। पर्टिकुलरली जो हेड है उसके रीजन से स्पर्म एग के साथ अटैच करता है, तो हेड में भी कौन सा, एक्रोसोम रीजन के पास से, तो एक्रोसोम्स जो है उसके ऊपर जो कोटिंग पड़ी होती है बनी होती है वो जेनिटल ट्रैक्ट में रिमूव हो जाती है और एक्रोसोम जो है एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, और वो कैपेबल है अब एग को पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, ये भी 5 to 6 आवर जो है ले लेते हैं कैपेसिटेशन के लिए। उसके बाद जो है अब अगर ये सारा प्रोसेस हो गया तो अब फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सकती है, मतलब ओवम भी आ गया एम्पुला इस्टमस जंक्शन पर, स्पर्म आ गया सर्विक्स के रीजन पर, वो कैपेसिटेबल हो गया, और एम्पुला इस्टमस जंक्शन तक वो भी पहुंच गया। तो अब जो है फर्टिलाइजेशन जो है होगी, बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन को फिजियोकेमिकल इवेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है दैट इज द एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या है कि जो आप जो सेकेंडरी ओवोसाइट जब आपका पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब के पास एम्पुला इस्टमस जंक्शन पर, और तो कैपेसिटेटेड जो स्पर्म है वो एक्रोसोमल रिएक्शन जो है शो करता है। क्या करता है, वो बहुत सारे एक्रोसोम जो स्पर्म का टिप वाला रीजन है, जो डायग्राम में आपको बताया था मैंने, ठीक है, स्पर्म्स का जो टिप है वहां पर जो एक्रोसोम प्रेजेंट है उसके पास बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो वो उन केमिकल को रिलीज कर देता है। तो अब बहुत सारे केमिकल है, कलेक्टिवली उन केमिकल्स को स्पर्म लाइसिन बोल देते हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट टर्म, स्पर्म लाइसिस।
ठीक है, द केमिकल्स विच आर रिलीज्ड बाय द एक्रोसोम्स, ठीक है, आफ्टर द कैपेसिटेशन दे आर नोन एज द स्पर्म लाइसिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पर्म लाइसिस जो है दैट इज द हेलायूरोडिनेज। ठीक है, हेलायूरोनिडेज। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपका ये ओवम है, ठीक है, अगर ये क्योंकि जाइगोट का डायग्राम है, लेकिन अगर सिंपल देखिए जाए इससे पहले डिवीजन ना हुई हो, जो सेकेंडरी इकोसाइट है उसके ऊपर भी ऐसी जोनल पेनिसुला की लेयर प्रेजेंट होती है, और जोनल पेनिसुला के बाहर जो है कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है, और कोरोना रेडिएटा में जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा क्या करते हैं, वो ये जो आपकी हेलोयूरोडिनेज जो है वो उन सेल को डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि कोरोना रेडिएटा के सेल्स पे जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो गया। तो मतलब अब एक्रोसोम जो है वहां कोरोना से, जो कोरोना रेडिएटा की लेयर है, ठीक है, वहां से पेनिट्रेट कर पाएगी। दूसरा इसके पास एंजाइम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। पहला जो है कोरोना के सेल को डिसॉल्व करने के लिए दैट इज दी हेला यूरोडिग्निडेज, और दूसरा जो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देती है। और तीसरा एंजाइम है, क्योंकि सबसे इनर वाली लेयर कौन सी आ जाएगी, ये जोना पेलियोसिटा, उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो फिर जोना पेलियोसिटा जो लाइसिस एंजाइम जो है, ठीक है, लाइसिन या एक्रोजिन भी बोल देते हैं। तो तीन एंजाइम्स होंगे, कौन से, हेला यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसिन एंजाइम, इन तीनों को स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। ये एंजाइम सिक्रीट होंगे तो पहले कोरोना के सेल्स में सीमेंटिंग सब्सटेंस डिसॉल्व होगा, उसके बाद कोरोना रेडिएटा जो है वो डिसॉल्व होगा, फिर जो है जोना पेलिसिटा जहां पर स्पर्म अटैच किया है उसको डिसॉल्व करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ जाएगा। क्रोमोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगी और फ्यूज कर जाएगी। ठीक है, अब जो है वो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए, है बेटा, रिपीट करना। ओके, मैंने बोला कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है उसमें जब कैपेसिटेटेड जो स्पर्म है जब वो पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, तो कुछ एक्रोसोमल रिएक्शन शो करता है। क्या करता है, जो उसके एक्रोसोम्स का रीजन है, जो स्पर्म के एक्रोसोम्स का रीजन है, लेट मी शो, जो आपका एक्रोसोम का रीजन है वहां से क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज दिस इज द एक्रोसोम, ये वाला एक्रोसोम जो है, ठीक है, तो इसके पास जो है क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। तीन नाम है, हेलो यूरिनिडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा जोना पेलिसिडा जो है लाइसिन एंजाइम। ठीक है, तो तीन लेयर है जो हमारे स्पर्म की, सॉरी ओवम की। देखिए ये तीन लेयर है ना, ठीक है, ये वाली जो है दिस इज दी कोरोना रेडिएटा, और ये जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं, ये सेल्स ऑफ कोरोना है। उसके बाद ये ब्राउनिश सी जो दिख रही है दिस इज दी जोना पेलिसिडा, और अंदर जो पिंकिश कलर है दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो स्पर्म जब यहाँ आ रहा है इसके साथ अटैच करेगा, तो सबसे पहले अपने हेड से जो है वो क्या करेगा, हेलो यूरिडिनेज रिलीज करेगा, ताकि ये सीमेंटिंग सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, जो कि किस पे प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा। फिर ये डिसॉल्व हो गया तो फिर इस जो कोरोना की पूरी लेयर को पेनिट्रेट करना है तो उसके लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स इसको डिसॉल्व करेगा, फिर अल्टीमेटली जो है आकर कहाँ, ये जोना पेलिसिडा जो है इसको तोड़ेगा। ठीक है, पूरी नहीं, जहां पे स्पर्म टूट जुड़ रहा है वही वाला रीजन जो है वो इसमें से डिसॉल्व करेगा, और फिर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये जिसको ऊओप्लाज्म बोला था हमने, किसका, जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है ये अटैच कर जाता है। ठीक है, और कहाँ पे, वेट जस्ट वेट ऑन, और क्या कर रहे हैं, अब ये अटैच कर गया, पहले इस वाले डायग्राम में दिख रहा है कि अटैच किया, ठीक है, और फिर जो है एंटर कर गया, फिर एंटर करेगा, नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, इट विल एंटर। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग जो है, जहां पर एक्रोसोमल रिएक्शंस जो होता है और जहां पर स्पर्म जब अटैच कर जाता है सेकेंडरी ओसाइट में उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये बाइंडिंग जो है वो डीपोलराइजेशन जो है वो साइड की कर देती है। मतलब वो साइड पे जहां पोलर बॉडी थी वो एनिमल हेड है, ठीक है,
दूसरा अपोजिट एंड वेजिटल एंड है, तो उसको अब दूसरे स्पर्म जो है वो नहीं पहचान पाएंगे और पोलिस्पर्मी नहीं होती है। पोलिस्पर्मी मतलब एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू दी oocyte। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। तो जब फ्यूजन हो जाता है दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसके बाद जो है सेकेंडरी oocyte क्या शो करता है, वो कुछ कॉर्टिकल रिएक्शंस जो है वो शो करता है। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि कैल्शियम आयंस जो हैं वो बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर कैल्शियम आयन नहीं होते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरी चीज हमने क्या बोला कि कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या कॉज करता है कि जो आपके सेकेंडरी oocyte के पास कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे वो आकर जोना पेलिसिडा के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप जो है जस्ट मेरे को एक डायग्राम जो है आपको शो करने दीजिए। ग्रैन्यूल्स जो हैं वो किसके साथ अटैच कर जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि ये बाकी जो स्पर्म है उनको बाइंड नहीं होने देगी। किसके साथ नहीं बाइंड होने देगी, जो है अब एक ही स्पर्म जो है, अब ये देखिए these were the cortical granules। ठीक है, तो ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया था आपके लिए, ठीक है, तो ये जो ग्रेन्यूल्स दिखाए थे बीच में जोना पेलिसिडा की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके जस्ट अंदर, तो ये क्या करते हैं इसके साथ, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो किसी और स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है सेकंड स्पर्म या और स्पर्म जो है उनको एंटर नहीं करने देता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन क्या होते हैं, जो एग्स जो है वो जो केमिकल्स जो है वो निकलते हैं एग्स के थ्रू। अब ठीक है, वो क्या करेंगे, जोना पेलिसुडा पे काम करते हैं और जो डिस्ट्रॉय करेंगे स्पर्म रिसेप्टर को। जोना पेलिसुडा अब और ज्यादा थिक हो जाती है। जस्ट वेट, जोना पेलिसुडा जो है नाउ इट विल बिकम मोर थिक। ठीक है, वो जो है और ज्यादा थिक जो है वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज अ कैरियोगैमी। अब जो है दोनों के प्रो न्यूक्लियस, दैट इज जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और एग का न्यूक्लियस है, दैट इज नाउ नोन एज द प्रो न्यूक्लियस एंड दे विल फ्यूज, वो जो है फ्यूज करेंगे। ठीक है, एंड नाउ द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द जाइगोट विल बी फॉर्म। ठीक है, अब जो है द जाइगोट इट विल हैव द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इट विल हैव टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम। इसके पास जो है अब क्या है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अब जो है दैट इज द ये आपका रिवीजन हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो है हम आप आज जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो है हमारे पास जो है डिफरेंट डिवीजन, माइटोटिक डिविजन्स जो है वो होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 cells will be formed, then after 4 cells will be formed, then 8, then 16, then 32, and after that 64 cells will be formed. Okay, just wait on the, ठीक है, सो हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ जी, तो अब शुरू कर रहे हैं हम जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका 30 आवर्स है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर के बाद अगर जो है क्या पहुंच जाता है स्पर्म जो है वो आता है, तो हमारा ये जो जाइगोट जो है इट विल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। जाइगोट जो है इसमें डिवाइड कर जाएगा, 2 cells में डिवाइड कर जाएगा आफ्टर द 30 आवर, एंड these 2 cells that we called ब्लास्टोमियर। इनको क्या कहेंगे हम, ब्लास्टोमियर्स। उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बेटा आपको, इस बोर्ड इज क्लियर टू यू, बोर्ड दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो उसके बाद जो है तो आफ्टर 40 आवर्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन ये जो है वो क्या करेंगे, जो 2 सेल्स जो है फिर जो है वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, अब जो है वो 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो आपकी स्टेज है, ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट डिवीजन जो होगा 4th डे के बाद जो है वो होगा, दैट इज
आपका फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन के बाद जो है दैट इज द एट सेल स्टेज। 3 डेज के बाद 18 सेल स्टेज आ जाएगी। फोर्थ डे के बाद जो है दिस इज दी 16 सेट स्टेज फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये आपका 8 टू 16 सेट ये वाला और ये वाला डायग्राम जो है ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है कि इसमें सेल ही सेल जो है वो दिखेंगे। मतलब दो चार जो है दो सेल बने, फिर 4 सेल बने, उसके बाद जो 8 सेल बने, उसके बाद 16 सेल बने। इस स्टेज को मोरुला स्टेज बोलते हैं, मलबरी। ठीक है, मोरुला या मलबरी स्टेज जो है बोलते हैं। मलबरी में जैसे बहुत सारे सेल्स जो हैं शहतूत, ठीक है, अभी पीछे सीजन गया है से शहतूत का बहुत सारे हो सकता है वो किसी के घर में लगे हुए, तो आप देखिएगा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लगेगा जैसे सेल्स हैं। ठीक है, तो वो मलबरी टाइप स्टेज जो है इसको मोरुला स्टेज। उसके बाद जो है जो आपका 64 सेल स्टेज जो आ जाती है 32 के बाद जो है, ठीक है, उसको जो है आप हम जो है क्या कहेंगे दैट इज नोन एज द ब्लास्टोसिस। क्या बोलेंगे उसके? ब्लास्टोसिस बोलेंगे या ब्लास्टुला भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द ब्लास्टुला। हाँ जी बोलिए, बोलो। किसको नहीं आ रही? सभी को नहीं आ रही कि सिर्फ हर्षिता को नहीं आ रही? आंसर में हरिया, प्रवीणा, गरिमा आ रही है आपको? तनुजा बेटा, हर्षिता इट मस्ट बी प्रॉब्लम एट योर प्लेस। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि मैं मैक्सिमम वॉल्यूम जितने में स्पीक कर सकती हूँ कर रही हूँ। ठीक है, तो अच्छा, तो बोर्ड के पास मुड़ने पे कम हो रही होगी। ठीक है, तो लिसन, तो हमने क्या कहा कि हमने ये बोला कि जो 8 टू 16 सेंट स्टेज है उसको हम बोलते हैं मोरुला स्टेज। क्या बोलेंगे? मोरुला स्टेज। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है दैट इज दी जो इस क्लीवेज को जब पूरे सेल मतलब डिवाइड ऐसे करेंगे कि पूरा सेल पूरा जो आपका ये बीच का रीजन है सेल से भर जाएगा, इसको बोलते हैं होलोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट डिवीजन जो होगा उसमें ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन जो होगी, तो इसमें क्या होगा जो आपका ये 64 सेल स्टेज जब आएगी तो क्या करते हैं कुछ सेल्स जो है वो अपने आप को बाहर की मेम्ब्रेन जोना पेनिसुला की तरफ जो है वो क्या कर देते हैं अरेंज कर देते हैं। ट्रोफो एक्टोडर्म ये सेल्स जो है ये जब ये 32 सेल स्टेज की तरह ऐसे रहेगी, जब 64 सेल स्टेज आएगी ना तो वो क्या करेगी कुछ सेल अपने आप को बाहर की तरफ अरेंज कर देंगे और उन सेल्स को बोलेंगे हम ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म। ये सेल्स क्या करते हैं ये फ्यूचर में कोरियन और एमनियंस जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो है वो देते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो है इसमें वो वहां अपने आप को जो है एक गुच्छे के फॉर्म में ऊपर की तरफ अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इनर सेल मास। उनको क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है वो इनर सेल मास से फॉर्म करेगा और बीच का स्पेस जो है वो खाली रह जाता है, दैट इज नोन एज द ब्लास्टोसील। उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लास्टोसील। ठीक है, और जो है अब दूसरी चीज क्या है कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करने लगता है जैसे 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज 16 वैसे वैसे वो एम्बुला इस्थमस जंक्शन से धीरे धीरे नीचे की तरफ यूट्रस की तरफ जो है ये डिवाइड होते हुए जाइगोट जो है खिसकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आकर जो है आगे जाते हैं। और ये देखिए ये जो जोना पेलुसिडा सॉरी जो इनर सेल मास है। ठीक है, और जो जहां पर जो है ये आपका जोना पेलुसिडा जो है, ठीक है, और जो आपका नीचे की तरफ जो है इनर सेल मास है ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सेल ऑफ रॉबर्ट्स। ठीक है, these cells these are this region is known as the cell of Roberts, RAUBER। ठीक है, the cells of the trophoblast, the cells of the trophoblast which are connection with this inner cell mass, they are known as the cells of Robber, RAUBER apostrophe S, cells of the Roberts बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम
इम्प्लांटेशन ये है कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, अब आप देखिए कि अभी तक जो 16 या 32 सेल स्टेज थी वहां तक ज़ोना पेलुसिडा कंप्लीट थी। लेकिन 64 स्टेज जहां पर आई तो ये ज़ोना पेलुसिडा टूट गई। देखो मैंने हाफ बनाई है, बीच बीच में तोड़ तोड़ के बनाई है कंप्लीट, ठीक है। तो ये ब्रोकन जो है ज़ोना पेलुसिडा जो है वो फॉर्म करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब क्या होगा, जैसे जैसे ये यूट्रस जो है, अब आपको याद हो इंटरनल ओस, इंटरनल ओस कौन सा, जो सर्विक्स का रीजन जहाँ पे सर्विक्स यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और एक्सटर्नल ओस कौन सा हो जाता है, यहाँ कनेक्ट करता है, दैट इज एक्सटर्नल ओस। तो इम्प्लांटेशन जो है वो कहाँ पर होती है, वो इंटरनल ओस पे होती है। और ये ज़ोना पेलुसिडा क्या करती है, ये ज़ोना पेलुसिडा जो है वो जो है ये डिसाइड करती है कि कहीं गलत जगह पर जो है वो क्या ना हो जाए, इम्प्लांटेशन ना हो जाए, ठीक है, सही जगह पे इम्प्लांटेशन हो। इसीलिए ज़ोना पेलुसिडा जो है वो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसको गाइड करती है, ठीक है। तो कहाँ पर, जहां पर जो है वो क्या प्रेजेंट है, हमारा इंटरनल ओस, वहां पर आकर जो है वो यूट्रस की मेम्ब्रेन कौन सी है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पे जो है वो ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है चिपक जाएगा, इसकी ट्रोफोब्लास्ट जो है वो वहां से चिपकेगा, ठीक है। ये पूरा धस जाता है इस तरीके से, और जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो इसको कवर अप कर लेती है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज दी, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज नोन एज दी इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन है। अब मैं जो है अगर क्योंकि बार बार डायग्राम ड्रॉ करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर आप इधर से देखें तो ये देखिए दिस इज दी रीजन ऑफ दी ओवरी, ओवरी से एग रिलीज हुआ, कहाँ पहुंचा, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लीवेज हुआ, फिर जो है थर्ड क्लीवेज हुआ और पास में जा रहा है, नीचे जा रहा है, देन फोर्थ, देन उसके बाद जो है फिफ्थ, ठीक है। और ये जो है नीचे की तरफ जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है, जैसे ब्लास्टोसिस बन रही है, और उसके बाद जो है इस तरीके से ये जो इम्प्लांट इस यूट्रस की वॉल में जो है अपने आप को चिपका लेगा, इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब जो है एक चीज ये है उससे पहले कि जो क्लीवेज है और माइटोसिस जो है उसमें क्या क्या फर्क है, ठीक है। तो क्लीवेज जो है इसमें इंटरफेस जो है वो छोटी होती है, ठीक है, जबकि जो हमारा माइटोसिस है उसमें इंटरफेस जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। जो बार बार का क्वाइट रैपिड प्रोसेस होता है, क्लीवेज जो है बहुत ही ज्यादा रैपिड प्रोसेस है, होते माइटोटिक की डिवीजन हो रहे हैं लेकिन जो है बहुत जल्दी हो रहे हैं, स्लो है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और दूसरे जो है क्लीवेज जो है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक है ड्यूरिंग दी अर्ली सेगमेंटेशन जो है, और माइटोसिस जो है वो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन जो है प्रेजेंट होते हैं। क्या बोल रहे हो भाई, बेटा मेरी तरफ से तो तुम लोगों की भी साफ आ रही है, और जो है वो मेरी आपके पास नहीं सुनाई देगी। आप लोगों का हो सकता है माइट बी कि नेटवर्क इशू हो, क्योंकि अगर, हाँ जी बोलिए, हाँ जी मैंने ऑफ कर दिया फैन आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज, क्या हमने कहा कि जो क्लीवेज जो है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। माइटोसिस में ऑक्सीजन की कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं होता है। और माइटोसिस और क्लीवेज में एक फर्क है कि माइटोसिस में जो सेल के साइज होता है वो सिमिलर रहता है, लेकिन क्लीवेज जो है उसमें साइज जो है वो डिक्रीज करता जाता है, ठीक है, डिक्रीज रहता है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे कि क्लीवेज में क्या है और माइटोसिस में क्या है, तो जो क्लीवेज जो है इसमें सेल साइज जो है वो छोटा है, और माइटोसिस में पेरेंट सेल्स जो है उसके जितने ही सेल्स जो है बनाता है। क्लीवेज में ऑक्सीजन की कंजप्शन ज्यादा है और माइटोसिस में कंजम्पशन जो है वो कम है, ठीक है। कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस है माइटोसिस, और क्लीवेज जो है इट इज अ क्वाइट रैपिड प्रोसेस जो है, ठीक है। तो ये जो क्लीवेज डिवीजन जो है वो किसमें, जाइगोट में जो है वो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने बोला कि अब जो है हमारे पास जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन जो है वो
हो जाती है, ठीक है। अब जो ट्रोफोब्लास्ट जो है, जहां पर एम्ब्रियोनिक नोब, एम्ब्रियोनिक सॉरी एम्ब्रियोनल नोब जो है वो प्रेजेंट है, उस रीजन को सेल ऑफ रॉबर, सेल ऑफ रॉबर कौन सा बोल रहे हैं कि जहां पे ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास आपस में कनेक्शन में होते हैं, दैट इज नोन एज दी ट्रोफो। कि आपका बोले कि जो आपका आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, तो जो ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट जो है, ठीक है, वो अगर जोना पेलुसिटा से बाहर आ जाती है 8 शेप स्ट्रक्चर में, ब्रास्टोसिस्ट जो है जोना पेलुसिटा से बाहर आ जाएगी 8 शेप स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये ब्रोक हो जाती है, तब आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। और अगर ये जो है सेपरेट नहीं होती है, फॉल्टी सेपरेशन होती है, मतलब अगर अलग अलग 8 की फॉर्म में बन जाएगी और सेपरेट हो गए तो आइडेंटिकल ट्विंस। और अगर फॉल्टी सेपरेशन होती है तो कंजाइंटल ट्विंस, आपने देखा होगा कई बार जो है कुछ आपस में जो है जुड़े हुए भी होते हैं, ठीक है। फिटर्नल ट्विंस उसको बोलते हैं जब मोर देन वन एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फिटर्नल ट्विंस, ठीक है। तो ये जस्ट जो है ट्विंस के बारे में है कि जब डिवीजन हो रहा है, क्योंकि जाइगोट डिवाइड करेगा तभी जो है एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो क्या बोल रहा है कि अगर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या करे, कोरोड कर दे जोना पेलिसुडा को, और ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से और बाहर आ जाए जोना पेलिसुडा से 8 फॉर्म स्ट्रक्चर में, और तो वहां से आइडेंटिकल ट्विस्ट जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या बोला कि जो आपका इनर सेल्स मास जो है, ठीक है, वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है, जहां पे जिस ट्रोफोप्लास्ट पे अटैच होता है, दैट इज एम्ब्रियोनल नोब बोल रहे हैं, ठीक है। और उसी एम्ब्रियोनल नोब में जहां दोनों के सेल कनेक्ट हो रहे हैं उसको सेल्स ऑफ रोबर बोल रहे हैं। और जो है जहां पर पोलर बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, उसी के पास, उसी रीजन को बोला था ना एनिमल पोल, और उसी तरफ जो है वो फॉर्म हुए हमारे इनर सेल मॉस, ठीक है। और फिर जो है फर्दर अब क्या होगा, जो ये इनर सेल मास जो है, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ये फॉर्म करना शुरू करेगा, अपने आप को डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में जो है अरेंज करेगा। अगर ब्रॉडली बोले तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाएगा, ठीक है। और वहां से जो है वो क्या शुरू होगी, वहां से जो है डिफरेंट जो भी हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, जो मतलब जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब आ जाता है कि जहां पर 7th डेज तक जो है हमने बोला कि ये डिवीजन जो है वो हो जाता है। आफ्टर 7 डे, जब 7 दिन हो जाएंगे उसके बाद जो है इम्प्लांटेशन जो है वो हो जाती है, इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो देन जो है जोना पेरिसुटा का रोल क्या है, जोना पेरिसुटा का रोल हमने बता दिया कि एबनॉर्मल साइड पे जो है ब्लास्टोसिस को ये इम्प्लांट्स नहीं होने देती। अब आ जाती है गैस्ट्रुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ दी जर्म लेयर। तो इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद जो है इनर सेल मास जो है वो क्या करेगा, 3 लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड बीच में बन जाएगी मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो है वो एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज हमने क्या बोली कि ये जो आपकी ये वाली लेयर जो है, दिस इज दी ट्रोफोब्लास्ट, ये 2 लेयर और बनाएगी, दैट इज नोन एज दी कोरियोन एंड दी एमनियोन, ठीक है। अब ये करती क्या है, ये जो तीनों लेयर्स जो है वो सारे के सारे टिश्यूज और सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो जिस एक एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स ये देगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ह्यूमंस में आफ्टर द 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन हार्ट इज फॉर्म। जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है, मतलब उसके बाद जो है, मतलब 4 वीक के बाद जो है फिटस में हार्ट, सॉरी एम्ब्रियो बोलेंगे, अभी तक फिटस वर्ड नहीं बोलेंगे, फिटस वर्ड हम तब बोलेंगे जब इसके पास जो है सारे ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि इसमें क्या फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट मंथ के एंड में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ डिजिट्स और लिम्स, ये उंगलियां हो गई, ठीक है, लिम्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हाथ, या जो बाजुएं हैं या जो लेग्स हैं उनको लिम्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वो बन जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ,
ठीक है। और ट्राइमेस्टर बोलते हैं 3 महीनों को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, ठीक है। तो आप आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ्स बोल दीजिए या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल लीजिए, उसमें जो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कि मेल है या फीमेल है, ये जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट एम्ब्रियो मूवमेंट जो है कि कब एम्ब्रियो जो है वो मूव करेगा, ठीक है, वो 5th मंथ के एंड में जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो मूवमेंट जो है वो शो कर देता है, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर हुआ कि 6 महीने के एंड में, ठीक है, 24 वीक बोल लीजिए या आफ्टर द एंड ऑफ द 6 मंथ बोल लीजिए। ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर में काउंट करते हैं, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब जो 6 मंथ, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर दैट इज जी 9th मंथ। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें बॉडी जो फिटस जो है उसके हेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आईलिड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और एंड ऑफ दी जो 9th मंथ आ जाता है, जिसमें प्रेगनेंसी में हम +- 7 डेज, 7 डेज कौन से काउंट करते हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन के इम्प्लांटेशन के डेज होते हैं, ठीक है। तो फिटस जो है वो फुली डेवलप हो जाता है एंड ऑफ दी बाय द एंड ऑफ द 7th मंथ, ठीक है, फिटस फुली डेवलप हो जाएगा और इट्स रेडी फॉर द डिलीवरी, ठीक है। प्रेगनेंसी जो है उसका टाइम कहाँ से काउंट करते हैं, कंसेप्शन टू द बर्थ, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, जैसे पहला दिन मतलब जिस डेज लास्ट जो है आपकी जो आपका मेंस्ट्रुएशन होगी वहां से काउंट किया जाएगा एक तो मंथ, ठीक है। तो 7 डेज मतलब 9 मंथ जोड़ के और 7 दिन इसमें और आगे डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्लस अब इसमें प्लेसेंटा का रोल, मैं एमनियन कोरियन वगैरह ये सारा कराऊंगी क्योंकि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पहले मैं इसको एंड तक आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फिर कल फिर से बता दूंगी। प्लेसेंटा आपने मेजर लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लेसेंटा जो है वो क्या होता है, जो एम्ब्रियो जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वहां से और जो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन जो ट्रोफोब्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। मतलब इम्प्लांटेशन हो गई तो जो ट्रोफोब्लास्ट के आसपास जो है बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है डेवलप हो जाएंगी, उसको बोलेंगे कोरियोन्स। ये क्या करती हैं, यूट्राइन टिश्यूज को सराउंड कर देती हैं एंड मैटरनल ब्लड इसके पास जो है होता है। दीज आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड। जो कोरियोन्स जो है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलेगी, उनको बोलेंगे कोरियोन बिलाए, ठीक है, उसके पास यूट्राइन टिश्यू मैटरनल ब्लड है। अब तो यूट्राइन टिश्यू और कोरियन जो आपकी कोरियोनिक विलाई है वो इकट्ठे मिलके जो है हम क्या बोलेंगे इसको, प्लेसेंटा, फीटस और मदर के बीच का कनेक्शन। खाना न्यूट्रिएंट वहां से जाएगा, ऑक्सीजन वहां से जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहा है फिटस वो उसके थ्रू बाहर जाएगी, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उसके थ्रू बाहर जाएगा। तो मतलब ये दोनों जो है, फीटस क्या है, माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं, सॉरी प्लेसेंटा नॉट फीटस, प्लेसेंटा। और आप बोलेंगे प्लेसेंटा कैसे जुड़ा है फिटस के साथ, ठीक है, तो एम्ब्लिकल कोड जिसको नाल बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में, बच्चे का जब बर्थ होता है तो उसकी जो नाभि होती है, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें क्लिप्स सा लगाया होता है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसको कट करते हैं, ठीक है, नाल जिसको बोलते हैं। तो वो नाल जो है या अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके थ्रू एम्ब्रियो जो है वो प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन रहता है और सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। अब प्लेसेंटा पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि नेम दी हॉर्मोन्स विच आर सेक्रेटेड बाय दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत से हॉर्मोन्स क्रिएट करता है, ठीक है, कौन कौन से, ऑस्ट्रोजन क्रिएट करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्रिएट करेगा, एक जो है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये हार्मोन, और एक HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स जो है, जिसको पहले HPL, बहुत से बुक में HPL भी लिखा होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है वो, और रिलैक्सन हार्मोन्स, ये डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट करता है, ठीक है। ह्यूमन जो आपका ये HPL जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जो कॉर्पस लूटम है उसको पूरी प्रेगनेंसी में मेंटेन रखता है, मतलब कॉर्पस लूटम जो है ओवरी में रहेगा और वो जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहेगा और एंडोमेट्रियम जो है वो थिक रहेगी, एंडोमेट्रियम जो है वो
थिन नहीं होगी और रिलीज नहीं करेगी, ठीक है। तो ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है वो कॉर्पस ल्यूटम जिसको बोल रहे हैं, उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो रखता है, ठीक है। साथ में जो ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स जो है वो मेमोरी ग्लैंड को जो है प्रेगनेंसी में स्टिमुलेट करता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। और रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है वो निकलता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। तो ये सॉफ्टनिंग करता है कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं प्यूबिक रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं। तो पार्टुरेशन क्या है, जो बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है। तो जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं प्लस माइनस 7 डेज, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि 9th मंथ डॉक्टर बता रहे हैं तो पर्टिकुलरली 9 मंथ ही होता है, इसमें से आगे पीछे डेट जो है वो हो सकती है जो पार्टुरेशन की, ठीक है। तो ये 9 मंथ को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज नोन एज दी दिस इज गेस्टेशन पीरियड, उसको गेस्टेशन पीरियड जो है बोलते हैं। और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होता है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट होती हैं, द स्ट्रॉन्ग, पहले माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है, फिर ये धीरे धीरे जो है स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो फिटल जो आपका सिग्नल सेंड करता है, जब वो फुल्ली डिवेल्प हो जाता है तो एक सिग्नल सेंड करता है, उसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। और यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है ये प्रोसेस है प्रेगनेंसी का फॉर दी पार्टरेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है पार्टरेशन जो है इसमें दोनों हार्मोन्स, मतलब नर्वस सिस्टम भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। साथ में जो है एंडोक्राइन हार्मोन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है मदर की, वो भी हार्मोन्स जो है स्क्रीट करती है, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ जो है उसके लिए सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, जो फुल्ली मिच्योर्ड फिटस होता है और जो प्लेसेंटा होता है वो पहले माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू करता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। हाँ जी, टाइम गेस्टेशन बेटा, जो फर्टिलाइजेशन से पीरियड लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता वो सारा पीरियड गेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी के 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड कहलाएंगे। गॉट इट, गॉट इट। हाँ जी, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है कि जब पार्ट्रेशन के लिए पहले सिग्नल फुल्ली मेच्योर जो है हमारा फिटस सिग्नल सेंड करता है, जिसकी वजह से यूट्रस में माइल्ड कंट्रैक्शन जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो माइल्ड कंट्रैक्शन जो है वो शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं फीटल रिजेक्शन इफ्लेक्स। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से जो है वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मेमोरी जो आपका मेटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है, उसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, ठीक है। और जो है ये चाइल्ड बर्थ जो है बिगिन होगा विद ए लॉन्ग सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एक्सपीरियंस बाय द लेबर पेन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होती है और साथ साथ में जो है वो जो पेन होता है फॉर टू द मदर दैट इज नोन एज द लेबर पेन, उसको लेबर पेन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता रहता है, ये पूरा टाइम में क्या है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन उतनी धीरे 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 जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और एट द टाइम ऑफ द बर्थ ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड इट कॉज अ लेबर पेन। और इसके ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बर्थ में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग। इसके बाद एक लैक्टेशन टर्म है। तो लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड है जब मेमोरी ग्लैंड जो है, मतलब प्रेगनेंसी के एंड में जो है वो मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है विद द आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज द लैक्टेशन, इसको बोलते हैं लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लैक्टेशन, जो फर्स्ट मिल्क जो कम आउट होता है, जो आता है मेमोरी ग्लैंड से आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, 2-3 दिन के लिए येलो सा कलर का होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। पहले जो लोग होते थे जब हॉस्पिटल्स में बर्थ नहीं होते तो इसको बोलते थे गंदा मिल्क है, इसको वो जो है फिकवा देते थे, बच्चों को नहीं देते थे। बट नाउ इट इज डिटेक्टेड कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज होती हैं, तो बच्चे को जो है वो मिल्क पिलाना जरूरी है। दूसरा, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसकी बॉडी पे जो एमनियोटिक फ्लूइड लगा होता है, ठीक है, तो उसको भी मानते हैं कि उसमें बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज होती हैं। तो हॉस्पिटल में जो भी बच्चा पैदा होगा उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि उसको बाथ ना करवाया जाए फॉर सम डेज, ताकि वो इन्फेक्शन से बचा रहे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम में प्रोटीन होता है, फैट होता है, और इसमें एक एंटीबॉडीज होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडीज होती है, दैट इज आईजीए, ठीक है। आईजीए जो है वो पैसिव इम्यूनिटी जो है चाइल्ड को एट द टाइम ऑफ द बर्थ प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेंट इज रिकमेंडेड बाय द
डॉक्टर फॉर अ हेल्दी बेबी की डॉक्टर बोलते हैं कि ड्यूरिंग जो बच्चे को जो जब बर्थ हुआ उसका तो उसको जो है फीडिंग जो है मदर फीड दिया जाए उसको जो है। हाँ हाँ जी, तो यू मे लीव नाउ, ठीक है, जल्दी से छोड़िए अपनी क्लास और एंटर करिए क्लास। हैव अ नाइस डे। हर्ष बेटा क्लास लीव करो, हर्षिता, रवीना, रजनी, प्रियांशु, रवीना, प्रियांशु, रवीना, leave the class, Ravina, and enter your physics class. Ravina, why are you not leaving the class? Garima, leave करो class. Ravina, रवीना बेटा क्लास लीव करिए।